चलिए, गुड इवनिंग डियर ऑल स्टूडेंट। और हम उसके बाद में जो है मध्य प्रदेश के द्वितीय पठार पर आज चर्चा करेंगे। तो उससे पूर्व हमने जो है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन पर हम टॉपिक लेकर आए थे। अब मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के संदर्भ में हमने क्या किया था कि सबसे पहला जो पठार हमने जो देखे थे इससे पूर्व में, तो हमने जो पहला पठार देखे थे वो देखे थे मालवा का पठार। और अब द्वितीय नंबर का जो पठार हम जो देखने जा रहे हैं वो है मध्य भारत का पठार। इस पठार को जो है चंबल प्रदेश या उपाद्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? इस पठार का और एक नाम है चंबल प्रदेश या उपाद्र प्रदेश, ठीक है ना। और इस पठार का जो उद्गम है वो गंगा, यमुना और चंबल नदी के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी के अपरदन के फलस्वरूप, क्या बोला मैंने कि गंगा यमुना, ठीक है ना, यानी कि गंगा प्लस यमुना प्लस चंबल, तीन नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से। कौन सी मिट्टी से? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के अपरदन के फलस्वरूप जो है इस मध्य भारत के पठार का निर्माण माना जाता है। दरअसल क्रिटेशियस युग में निर्माण की यदि बात कर रहे हैं तो मध्य भारत के पठार के निर्माण की बात कर रहे हैं तो क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस युग में धारवाड़ क्रम की, क्रिटेशियस युग में धारवाड़ क्रम की बेसाल्ट चट्टानें। कौन सी चट्टानें? बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें, ठीक। यानी कि इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग के धारवाड़ क्रम की बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा गंगा, यमुना और चंबल नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी के अपरदन के फलस्वरूप इस पठार का क्या माना जाता है? इस पठार का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। और इस पठार की जो भौगोलिक स्थिति आपको जो स्पष्ट दिखाई दे रही है कि भाई इस पठार की भौगोलिक स्थिति यदि देखी जाए तो 24 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। पूर्वी देशांतर विस्तार की यदि बात करिए तो पूर्वी देशांतर विस्तार इसका है 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और यह पठार जो है मध्य प्रदेश के कुल जो है 11% के भूभाग पर क्या है? फैला हुआ है। भाई है क्या? तो मध्य प्रदेश के कुल 11% के भूभाग पर जो है इस पठार का संपूर्ण क्षेत्र है। और इस पठार की कुल जो है वर्ग किलोमीटर में यदि अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो इसका कुल क्षेत्रफल आता है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल इसका? 32,896 वर्ग किलोमीटर। और मध्य प्रदेश के भूभाग पर कितना प्रतिशत फैला हुआ? ये 11% के भूभाग पर जो है फैला हुआ है। अब इस पठार के अंतर्गत में आने वाले जो जिले हैं, भाई इस पठार में कौन कौन से जिले आते हैं? तो जिले पे आप देख लीजिएगा, एक बार नजर डालते हैं। भिंड, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, मुरैना और शिवपुरी, ठीक है ना। ये आपने नाम सुने होंगे कि भिंड, मुरैना, शिवपुरी और ग्वालियर, गुना और श्योपुर, ठीक है ना। ये जो प्रमुख है इस पठार के अंतर्गत में आने वाले क्या है? जिले हैं। एग्जाम में आपको पूछेगा तो नहीं, पर याद रखना है कि मध्य भारत के पठार के अंतर्गत में आने वाले प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर और श्योपुर, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत में जो है नीमच और मंदसौर भी आता है, ठीक है ना, नीमच और मंदसौर। तो ये जो है ये प्रमुख जो जिले हैं वो किस पठार के अंतर्गत में आते हैं? मध्य भारत का पठार। और ये जिले हैं भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच और मंदसौर।
उसके बाद में क्या होता है बेटा कि इस पठार के अंतर्गत में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो याद रखना है कि इस पठार में जो है मिट्टी जो सर्वाधिक पाई जाती है, ये आपने नोट कर लिया होगा। इस पठार के अंतर्गत में जो मिट्टी पाई जाती है वह मिट्टी है जलोढ़, यानी इस मिट्टी का नाम आपने सुना है जलोढ़ मिट्टी। और यह मिट्टी क्या होती है कि यह मिट्टी जो है उत्तरी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी जो है इस पठार में सर्वाधिक पाई जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य भारत के पठार में या चंबल प्रदेश में सर्वाधिक किस मिट्टी का क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कि जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। क्या होता है जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। मैंने इससे पूर्व वाले जो टॉपिक है हमने जो पढ़े थे मालवा के पठार, तो मैंने वहां बताया था आपको कि भाई काली मिट्टी का काला रंग क्यों होता है। तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है वो टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। और यह मिट्टी जो है यह जल की मात्रा को क्या करती है, सर्वाधिक बचाए रखती है। यानी इस मिट्टी में नमी की मात्रा क्या होगी, सर्वाधिक होगी। और नमी की मात्रा के साथ साथ जो है इसमें खनिज तत्वों की भी क्या होती है, प्रधानता होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फेट और जो है कैल्शियम और चूना पत्थर की यहाँ पर क्या पाई जाती है, अधिकता। नाइट्रोजन की इसमें जो है कमी पाई जाती है। उसके बाद में यह मिट्टी जो है सर्वाधिक जो है मोटे अनाजों के लिए जो है सर्वाधिक क्या होती है, उपयोगी होती है। यानी इस मिट्टी में अगर आप यदि देखेंगे तो गेहूं, गन्ना और आलू, सोयाबीन, मक्का, कपास और मूंगफली जैसी जो प्रमुख जो फसलें हैं इसमें सर्वाधिक मात्रा में बोई जाती है। ठीक है। अब काली मिट्टी से यदि बात करें तो इसमें और भी सवाल आते हैं कि मैंने इससे पूर्व बताया था कि काली मिट्टी में सबसे अधिक उपयुक्त फसल कौन सी बोई जाती है, तो इससे पूर्व वाले हमने बताया था कि कपास की फसल बोई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है कि इस पठार में क्या होता है कि यहाँ पर प्रमुख नदियाँ हैं। अब यहाँ की जो प्रमुख जो नदियाँ हैं इस पठार के अंतर्गत में चंबल नदी, आपने नाम सुना है। नदी की यदि बात करें तो इस पठार में है चंबल नदी, कुआरी नदी, कुआरी नदी, कूनो नदी भी है यहाँ पर। ठीक है ना, कुआरी, कूनो यहाँ की जो है प्रमुख नदी पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ पर और प्रमुख नदी कौन कौन सी, किसी को पता है क्या? इस पठार के अंतर्गत में जो है आने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, और किसी को पता है क्या? भाई इस पठार में सर्वाधिक चंबल नदी का विस्तार है, कूनो नदी का विस्तार है, और किस नदी का विस्तार है, यहाँ पर पार्वती का विस्तार है, सिंध का विस्तार है, पार्वती और सिंध ये जो है, और ईटीसी और अन्य नदियाँ इस पठार के अंतर्गत में पाई जाती हैं। एग्जाम में अगर कभी पूछे चंबल जो है आपको पता है कि ये सबसे कुख्यात नदी होती है। चंबल जो है मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना वाले क्षेत्र में होती है, और यह जो चंबल नदी है ये अवनाली का अपरदन के लिए कुख्यात है। अब अवनाली का अपरदन या गली अपरदन, अवनाली का अपरदन या गली अपरदन के लिए कौन सी नदी है, तो चंबल नदी होती है। यानी कि यह नदी क्या होती है कि ये उत्तर के मुहाने से होते हुए चंबल बहते हुए क्या होती है कि यूपी वाले इलाके में जाकर अपना जो है जल मिला देती है। अब चंबल नदी जब अपने बहाव क्षेत्र से बहती है तो ये जो है एक गली के रूप में बहती है, और गली के रूप में बहने के साथ साथ क्या होती है कि ये जो है मिट्टी का कटाव सर्वाधिक करती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। जब ये वृक्षों और मिट्टी का कटाव करती है तो वहां पर क्या होता है बेटा कि वहां पर अवनाली का अपरदन सर्वाधिक होता है, जिससे क्या होता है कि मिट्टी का क्या होता है, कटाव सर्वाधिक होता है। और मिट्टी के कटाव के साथ साथ जो है आपको ये एक महत्वपूर्ण सवाल आएगा कि मिट्टी के कटाव को जो है और भी क्या कहते हैं, अवनाली का अपरदन या मिट्टी कटाव को रेंगती हुई मृत्यु क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मृत्यु। यानी कि मिट्टी के कटाव का और एक जो क्षेत्र है रेंगती हुई मिट्टी। जब नदी अपने प्रवाह मार्ग से बहती है और मिट्टी का कटाव और वृक्षों का जब कटाव करती है तो उस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, जहां पर जो क्षेत्र बन जाता है उसको रेंगती हुई मृत्यु या अवनाली का अपरदन या गली अपरदन के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसके बाद में यदि बात करें कि यहाँ पर जो मिट्टी हो गया
अब उसके बाद में यदि यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु है, ठीक है ना, अब यहाँ पर इस पठार के अंतर्गत की अगर जलवायु देखिए तो जलवायु कैसी है यहाँ, भाई मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो मध्य प्रदेश की उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और भारत की जलवायु भी जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के फलस्वरूप ही मध्य प्रदेश की जलवायु भी है। पर मालवा की पठार की जो जलवायु है ये उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु है। और इस जलवायु में क्या होता है कि इस क्षेत्र में यानी कि ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के दौरान क्या होता है कि गर्मी जो है, गर्मी में जो है सर्वाधिक यहाँ पर गर्मी पड़ती है प्रचंड, और यहाँ पर ठंड के समय में क्या होती है कि सर्वाधिक ठंड पड़ती है। अब यहाँ पर यदि वर्षा की यदि बात करें तो वर्षा वाला जो यदि क्षेत्र यहाँ देखें तो वर्षा जो होती है बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से लेकर 75 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होती है, वर्षा होती है। अब वर्षा की यदि बात करें तो जो आपका पता है कि यहाँ पर जो गोहद भिंड है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश का गोहद भिंड जो जिला है यहाँ पर आता है भिंड, तो गोहद भिंड जो यहाँ पर गोहद एक तहसील है, ठीक है ना, तो गोहद भिंड में मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है गोहद जहां पर जो है न्यूनतम वर्षा होती है। एग्जाम में अगर कभी पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, तो गोहद भिंड। कौन सा है, गोहद भिंड। और यहाँ पर बेटा प्रति वर्ष जो है 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक भाई, मध्य प्रदेश के भिंड का गोहद क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रति वर्ष, 55 सेंटीमीटर, यानी न्यूनतम वर्षा वाला इलाका है मध्य प्रदेश का, न्यूनतम वर्षा वाला इलाका। और सर्वाधिक वर्षा वाला अगर कभी एग्जाम में अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है या जिला कौन सा है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है पचमढ़ी में। कहाँ होती है, पचमढ़ी में। और पचमढ़ी में बेटा 213 सेंटीमीटर वर्षा होती है। पचमढ़ी में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो 213 सेंटीमीटर होती है। और आपको पता है कि पचमढ़ी सतपुड़ा प्रदेश में आता है, ठीक है ना। जब हम सतपुड़ा प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां पर आपको देखने मिलेगा। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला इलाका पचमढ़ी और न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, तो गोहद भिंड। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर फसल मैंने बताया, यहाँ पर फसल कौन सी होती है भाई, यहाँ पर सर्वाधिक जो फसल ये होती है सरसों। क्या होती है यहाँ पर सर्वाधिक फसल, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सरसों की खेती जो होती है वो मध्य भारत का पठार या चंबल प्रदेश को कहा जाते हैं। इसलिए इस पठार को और एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, सरसों की हंडिया, सरसों की हांडी भी बोलते हैं इसको, सरसों की हांडी, ठीक है ना। सरसों की हांडी इसलिए कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक यहाँ पर जो है सरसों की फसल होती है। उसके बाद में जौ, गेहूं, बाजरा, मक्का, अफीम नहीं, अफीम नहीं, अफीम मंदसौर में होती अफीम। उसके बाद में सोयाबीन, आलू, ठीक है ना। ये जो फसलें हैं इस पठार के अंतर्गत में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर कई आते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम की खेती कहाँ होती है, तो याद रखिएगा कि मंदसौर जिला जो है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले में सर्वाधिक अफीम होती है। इससे पूर्व मैंने पढ़ाया था आपको मालवा प्रदेश में, मैंने बताया कि खंडवा में सर्वाधिक गांजा का उत्पादन किया जाता है और अफीम की खेती कहाँ पर होती है सर्वाधिक, तो मंदसौर में होती है। सोयाबीन, सोयाबीन वाला जो इलाका होता है आपको पता है कि सोयाबीन संयंत्र जो है एकमात्र जो है उज्जैन नागदा क्षेत्र में है। आलू मैंने बताया था आपको कि सर्वाधिक आलू जो होता है खंडवा में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ की ये प्रमुख फसलें हैं, ठीक है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन जो करने वाला जो जिला है मध्य प्रदेश का मुरैना है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यदि कोई जिला करेगा तो कौन सा जिला करेगा, मुरैना जिला सर्वाधिक सरसों का उत्पादन करता है। उसके बाद में बेटा यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सवाल कि भाई मध्य भारत के क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति की यदि बात करें
तो यहाँ पर जो है सहरिया जनजाति है। कौन सी जनजाति है? सहरिया जनजाति। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। मालवा के पठार में हमने देखे थे कि कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील। और मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी? तो सहरिया। याद रहेगा। उसके बाद में सहरिया जनजाति यहाँ की प्रमुख जनजाति है और यहाँ की बेटा बोली जो होती है, यहाँ पर होती है बोली ब्रज, ब्रज अवधी, ठीक है ना, ब्रज अवधी यहाँ की प्रमुख बोली है और बुंदेली भी कुछ कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली जो होती है ब्रज और अवधी, ठीक है ना। बोली ब्रज क्यों सर्वाधिक बोली जाती है? भाई आपको पता है कि यूपी इधर में सटा हुआ है, यानी यह प्रदेश जो है राजस्थान की सीमा पश्चिम क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में जो है यूपी की सीमा से सटा हुआ ये आपका मध्य भारत का पठार है। इसलिए इस क्षेत्र में ग्वालियर, चंबल, मुरैना वाले जो इलाके होते हैं, यहाँ पर यूपी का क्षेत्र सटा होने की वजह से ब्रज भाषा का प्रचलन पाया जाता है। और ब्रज भाषा के प्रचलन के साथ साथ जो है यहाँ पर अवधी ठेठ भाषा भी बोली जाती है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पर बुंदेली भी क्षेत्र भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर इस इलाके के बाद में जो है यहाँ पर आपको पता है कि इधर बुंदेलखंड का इलाका लगता है। तो बुंदेलखंड के पूर्वी क्षेत्र में जो है बुंदेली बोली का सर्वाधिक प्रचलन होने की वजह से यहाँ की जो प्रमुख बोली है वो कौन सी है? बुंदेली है। अब उसके बाद में यदि बात करें कि खनिज संसाधन की यदि बात करें तो खनिज संसाधन की दृष्टि से यह पठार संपन्न माना जाता है। क्योंकि क्या है कि यहाँ पर खनिज संसाधन में क्या होता है कि बेटा ग्वालियर वाला जो क्षेत्र है, ग्वालियर, यहाँ पर डबरा शुगर मिल है। कौन सी शुगर मिल? डबरा शुगर मिल है। और ग्वालियर में ही क्या होता है कि रंगीन संगमरमर पाया जाता है। कौन सा संगमरमर? रंगीन संगमरमर, संगमरमर। आपने दो संगमरमर सुना होगा, एक तो सफेद संगमरमर जो कि आपको पता है कि जबलपुर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, और रंगीन संगमरमर यदि कहीं पाया जाएगा मध्य प्रदेश में तो सर्वाधिक रंगीन संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ग्वालियर में पाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर बेटा ग्वालियर में जो है उद्योग धंधे भी है, जैसे कि बिस्किट बनाने का कारखाना, डबरा शुगर मिल। उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि चीनी मिट्टी के उद्योग। उसके बाद में दिया सिलाई का कारखाना बनाने का यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। और उसके बाद में बेटा भिंड में यहाँ पर औद्योगिक पार्क है, भिंड में सीमेंट कारखाने पाए जाते हैं, भिंड में सीमेंट कारखाने पाए जाते हैं। उसके बाद में जो है यहाँ पर शिवपुरी, मैंने जब भी बताया था इससे पूर्व में कि शिवपुरी जो वाला जो इलाका है, शिवपुरी में जो है कत्था बनाया जाता है और सरकारी कारखाना है एकमात्र कत्था बनाने का शिवपुरी में बानमोर में। बानमोर मुरैना में आता है, तो मुरैना में जो है बानमोर मुरैना में सर्वाधिक कत्था का उत्पादन किया जाता है, इसलिए वहां पर कत्था कारखाना है। गुना की यदि बात करें तो गुना में साइकिल उद्योग है। गुना जिला है तो साइकिल उद्योग कहां पर है? तो साइकिल उद्योग आपको पता होना चाहिए कि गुना जिले में साइकिल उद्योग है। उसके बाद में यदि बात करें तो इसके अलावा और भी यहाँ पर उद्योग धंधे हैं, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चंदेरी आपने नाम सुना है, अशोकनगर यहाँ पर इलाका आता है। तो चंदेरी जो क्षेत्र होता है, तो चंदेरी की जो साड़ियाँ होती है, ठीक है ना, चंदेरी साड़ियाँ, तो यहाँ पर चंदेरी साड़ियाँ पाई जाती है, ठीक है ना, अशोकनगर में पाया जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि इस पठार के अंतर्गत में और भी प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि इससे पूर्व में, ठीक है ना। और यहाँ पर बेटा पर्यटन दृष्टि से भी काफ़ी संपन्न माना जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में यदि देखें तो यहाँ पर रामलीला और रासलीला यहाँ के प्रमुख मनोरंजन क्षेत्र हैं, ठीक है ना। और मनोरंजन क्षेत्र के साथ में जो है यहाँ पर ग्वालियर में या आप देखिए तो यहाँ पर बहुत सारे जो है तानसेन की समाधि, बैजू बावरा की समाधि स्थल, मोहम्मद गौस का मकबरा। उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको और मिलेगा, ठीक है, तेली का मंदिर। एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला सवाल, भाई तेली का मंदिर ग्वालियर, तेली का मंदिर एकमात्र द्रविड़ शैली का मंदिर है। तेली का मंदिर एकमात्र जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है। और तेली का मंदिर के साथ साथ जो है यहाँ पर सास बहू का मंदिर है। कौन सी मंदिर? सास बहू का मंदिर। और तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है, ये सर्वाधिक बार पूछा गया सवाल भी है कि ग्वालियर में तेली का मंदिर भी है और साथ साथ जो है यहाँ पर सास बहू की
का मंदिर भी है। तेली का मंदिर एकमात्र द्रविड़ शैली का है, जो कि प्राचीनतम जो है दक्षिणतम शैली होती है दक्षिण भारत की। तो यहाँ पर तेली का मंदिर भी पाया जाता है। उसके बाद में बेटे यहाँ पर क्या होता है कि सहस्त्रबाहु मंदिर भी है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर अभ्यारण्य की दृष्टि से देखें तो यहाँ पर जो है कूनो अभ्यारण्य, कूनो अभ्यारण्य भी पाया जाता है। उसके बाद में यहाँ चंबल अभ्यारण्य पाया जाता है, पालनपुर कूनो जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो पठार है ये अपने आप में जो है बहुत ही संपन्न माना जाता है। तो ये आपका मध्य भारत का पठार है, जो कि एग्जाम में आपको सर्वाधिक बार पूछा जाने वाला यहाँ से सवाल होता है। भाई मध्य भारत के पठार में यदि और भी अगर सवाल करता है, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो मध्य भारत के पठार में वन संसाधन की दृष्टि से देखे जाए तो यहाँ पर 20 से 27% वन 20 से 27% के भूभाग में 20 से 27% के भूभाग में वन संसाधन है। और यहाँ पर भी जो है शुष्क वन पाए जाते हैं, और यहाँ पर शुष्क वन में कटीले वन भी पाए जाते हैं। कटीले वन के साथ में यहाँ पर जो है कुछ वन पाए जाते हैं, जैसे कि आपको वन मिलेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो वन संसाधन के क्षेत्र में भी यहाँ पर जो है यह महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर बबूल, कीकर, कैक्टस, सागौन, महुआ, नीम, आम, ये जो है प्रमुख वन पाए जाते हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो यहाँ पर कोई पर्वत चोटी है क्या? भाई कोई पर्वत चोटी है क्या इस प्रदेश के अंतर्गत? तो मध्य भारत में कोई भी जो है पर्वत चोटी नहीं पाई जाती है। उसके बाद में यदि बात करते हैं तो इस पठार के अंतर्गत में जो है रामलीला और रासलीला और सहरिया जनजाति याद रखिएगा, जो कि सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली सहरिया जनजाति है। उसके बाद में इस पठार में जो है वर्षा की यदि बात करें तो वर्षा यहाँ पर जो है 75 सेंटीमीटर सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। और 75 सेंटीमीटर वर्षा के साथ साथ जो है यहाँ पर और भी चीज़ें आपको स्पष्ट देखने को मिलेगी। तो यह मध्य भारत का पठार है, जिसको चंबल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट जो पठार हम पढ़ने वाले हैं उस पठार का नाम क्या है? बुंदेलखंड का पठार। इसके बाद में जो हम पठार पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको बताया जाएगा कि बुंदेलखंड का पठार क्या है। तो हम एक एक करके जो है समस्त पठारों पर जो है हम दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है ना। आज हमने मध्य प्रदेश में जो है मालवा का पठार सबसे पहले पढ़ा, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग है। दूसरा हमने जो 11% के क्षेत्र में पहला हुआ है मध्य भारत का पठार, तो ये द्वितीय नंबर का पठार पढ़े। तृतीय नंबर का पठार हम पढ़ेंगे अब इसके बाद में बुंदेलखंड, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा, यानी नेक्स्ट टॉपिक नंबर 3 चल रहा है मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन, और टॉपिक नंबर 3 का दूसरा पार्ट था मध्य भारत का पठार, और तीसरा अब जो आगे नेक्स्ट पढ़ोगे वो है बुंदेलखंड का पठार, ठीक। थैंक यू।